बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा ये आपके सामने आ रहा है 12 जनवरी 2021 फर्स्ट लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन वर्क डन। आपको पता है बाज लोग बड़ा जोर लगाते हैं और कहते हैं हमने बड़ा वर्क डन किया। बाज लोग कहते हैं जी हमने तो बड़ा फासला तय किया, हमने बड़ा डिस्टेंस तय किया, तो हमने ज्यादा वर्क किया। यानी एक दफा एक बच्चे ने एक बड़ा भारी पत्थर उठाया तो उसने कहा क्योंकि मैंने भारी पत्थर उठाया तो मैंने वर्क बहुत ज्यादा किया। एक बच्चे ने ना एक छोटे पत्थर को कुछ तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटा, तो उसने कहा क्योंकि मैंने फासला ज्यादा तय किया तो मैंने ज्यादा वर्क डन किया। तो फिर फिजिसिस्ट के पास जब ये झगड़ा आया तो उन्होंने कहा कि वर्क डन में फोर्स की भी इंपॉर्टेंस है और डिस्टेंस की भी इंपॉर्टेंस है कि आपने कितना फोर्स लगाया है और कितनी देर तक लगाया है, तो कितने डिस्टेंस तक लगाया है। तो उन दोनों को कंबाइन करके वर्क डन की डेफिनेशन बनाई गई कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर जब उसको ज्यादा स्पेसिफाई किया गया तो ये दो चीजें आपके सामने आ रही हैं कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देख लें, यू कैन डिफाइन वर्क डन इन बोथ वेज। जब आपसे पूछा जाए डिफाइन वर्क डन तो ये आपके सामने आप इन दो इस तरह से लिख दिया करें, इस तरह से वर्ड इक्वेशन में डेफिनेशन एक्सेप्टेबल। और वो फोर्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है उसने कोई वर्क डन नहीं किया। वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है उसने कोई वर्क डन नहीं किया। अच्छा जी, आगे चीज देखें। ये आपके सामने एक पुली है, ये देखें ये एक पुली है। पुली ये पहले देखें टेबल है, ये नोट करें। ये क्या है? ये एक टेबल है, ठीक है कि नहीं? ये टेबल है, ये एज ऑफ द टेबल है। एज ऑफ द टेबल पे ये एक पुली बनी हुई है। पुली जो है वो थोड़े मतलब लाइट ब्राउन सा कलर है इसका। और ये देखें पर्पल कलर में एक स्ट्रिंग है जो यूं नीचे आ रही। पर्पल कलर में ये स्ट्रिंग यहां से शुरू होती है, इस पॉइंट से, जहां से ये मेरा एरो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, वहां से मूव करते हुए ये स्ट्रिंग इस तरह पर्पल कलर की यूं नीचे की तरफ आ रही है। ये एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है किसी भी मटेरियल का बना हुआ, और ये W इसका वेट है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसे ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वो फोर्स है जो टेबल ने इसके ऊपर लगाया। और स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है वैसे उसे टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल कैपिटल F कह रहा हूं। स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो मैं कैपिटल F कह रहा हूं। अब देखें हुआ क्या, जो सारा मामला हुआ वो ये हुआ कि ये जो वेट था ये नीचे की तरफ मूव किया। इसने नीचे की तरफ मूव किया तो इस ब्लॉक ने यहां से यूं मूव किया। ये जो मैं बहुत सारे एरोज बना रहा हूं ये है जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। इसे डिस्टेंस S कह रहे हैं, जो A से शुरू होता है और B पे खत्म होता है। ये जो ब्लैक में बहुत सारे एरोज के साथ जो ब्लैक में बनाया गया है ये वो डिस्टेंस है जो इस ब्लॉक ने, किस ब्लॉक ने? इस ब्लॉक ने तय किया, इस ब्लॉक ने तय किया, ठीक है कि नहीं? जो ये जो अब जिसने अपना कलर बदल लिया और वो ग्रीन हो गया, इस ब्लॉक ने तय किया। और ये ब्लॉक मूव करता हुआ पॉइंट B तक आ गया। ये देखें यहां पर आ गया जहां पर ये ग्रीनिश कलर प्रिवेल कर रहा है। तो इस तरह से ये ब्लॉक मूव करता हुआ आगे आ गया। पहले आप मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि एक टेबल है, टेबल के किनारे पर पुली लगी हुई है, पुली के ऊपर पर्पल कलर की एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ नीचे एक वेट बंधा हुआ है, ठीक है कि नहीं? जिसको मैं बहुत ज्यादा ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए ये वेट है जो नीचे बंधा हुआ है, जिसको मैंने बिल्कुल ब्लू कर दिया। ये वेट नीचे की तरफ गिरता है और उसके गिरने से ये ग्रीन ब्लॉक जो है वो डिस्टेंस A से B ट्रेवल करता है। W जो है वो इस ब्लॉक का वेट है, R जो है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, और कैपिटल F फोर्स है जो उसको मूव करवा रहा है फ्रॉम A टू B। वैसे तो टेंशन इन स्ट्रिंग को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने उसको फिलहाल कैपिटल F से डिनोट किया है क्योंकि मैं अभी फौरन उसको T को बीच में नहीं लाना चाहता था। अच्छा जी, अब देखेंगे वर्क डन। जी, अब सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है? जी, वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है जी? बता सकते हैं आप? वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग क्या वो वर्क डन ये नहीं है? फोर्स इनटू डिस्टेंस,
फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन बाय द टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसने फोर्स लगाया और ब्लॉक उसी डिस्टेंस में उसने उस तरफ ही मूव किया जिस तरफ फोर्स है, ब्लॉक ने उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस तरफ फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताएं यहां तक ठीक है। अगला पार्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। वर्क जीरो है डन सर, बाय द जी जीरो है सर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जी, अभी किसी ने हाथ खड़ा किया है जी। साथ बेटा, साथ बताओ बेटा क्या बात है। दोबारा बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं सही आई सर। मुझे सर अभी आप भी आपकी। साथ तुम एक काम करो, आप टाइप कर दो। अच्छा, अब बात यह है कि बेटा वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और जो वर्क डन बाय द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जीरो है। भला क्यों जीरो है, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो कोई वर्क डन नहीं करता, वो कोई वर्क डन नहीं करता। जी बिल्कुल आपने सही कहा आसाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डिस्टेंस ए बी को ही मैं एस कह रहा हूं, आपने सही कहा। टी इंटू एस, बिल्कुल ए बी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो एफ इंटू एस उसी को ही कह रहा हूं मैं। टी इंटू ए बी इसलिए नहीं कहना चाहता था कि वो आपको पता है कि एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म नहीं है, एफ इंटू एस ज्यादा यूज होता है, तो मैंने इसलिए इस तरह से कहा। अब वर्क डन बाय द वेट किसके बराबर, सर यहाँ पे टी का मतलब क्या टेंशन है? जी टेंशन है, बिल्कुल सही कहा। वर्क ओके डन सर। बाय द वेट भी जीरो है जी, वर्क डन बाय द वेट भी जीरो है। क्यों, क्योंकि वेट भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, वेट वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हॉरिजॉन्टल है। देखिए वेट यूं एक्ट कर रहा है और बॉडी ने तो ए से बी सफर किया है, इसलिए वेट का भी वर्क डन जीरो। और बेटा वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है उसके साथ ये लगाते होते वो फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था ना, तो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स ने असल में वर्क डन नहीं किया। फ्रिक्शनल फोर्स ने असल में वर्क डन नहीं किया, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ। फ्रिक्शनल जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो वो वर्क नहीं करता, उसके अगेंस्ट वर्क होता है। उसके क्या सर, होता है, अगेंस्ट वर्क। सर वर्क जी डन इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये बहुत आपने प्यारी बात कही। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आप देखें, आपने जो कि एक अच्छी बात की, एक अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं इसको पॉइंट नंबर 7 अपना डिक्लेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम लोग, यहां जाकर इसको हम अपना पॉइंट नंबर 7 डिक्लेयर कर लेते हैं। वो जो आगे आएगा वो है जी, वर्क डन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज स्केलर। सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर लेकिन ये फिर वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स फिर इसमें क्यों लिखा है वर्क डन के फॉर्मूलाज में? बेटा यार इस तरह भी होता है यार, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं, ऐसा होता है। ये जरूरी तो देखिए, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर कैन गिव यू अ स्केलर, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसा ना हो। ऐसा हाँ, अलबत्ता वेक्टर के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो तो फिर यहां पर वेक्टर ही आता है, लेकिन हमारे केस में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो। करते हैं एक दूसरे के साथ, जी तो जी जरूरी है कि वो क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नहीं, दो वेक्टर्स एक खास अंदाज में मल्टीप्लाई करें तो स्केलर होती है। अब देखो फिर बात कहीं और निकल जाएगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। दो वेक्टर्स को एक खास अंदाज से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आता है, दो वेक्टर्स को एक खास अंदाज से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर भी आता है। हाउएवर स्केलर ने अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा वेक्टर ही आता है। ठीक है ना, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, फिर पता क्या बात कहीं से कहीं निकल बहुत जाती लंबी हो गई सर, मैं जानता हूँ। आप ऊपर कर सकते हैं सर। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है सर। जो पास पेपर कर रहा था ना, इस तरह के सवाल आए थे जो इस सवाल से मैं रिलेट कर सकता हूँ।
क्वेश्चन एक इस तरह का आता है कि कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो क्या होगा? वो होगा अच्छा मैं वो बात करता हूं अभी थोड़ी देर बाद, वो भी मैं बल्कि यही कर देता हूं। देखें अगर with ये normal लफ्ज अगर ये इस तरह होता, देखें अगर स्टेटमेंट ये होती वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, सर फिर वो एफएस नहीं हो जाएगा? वो बस फिर सादा एफएस हो जाएगा। ये किसने पॉइंट रेज किया अभी? कहा किसने कहा? ईशा ने कहा। यस सर। हाँ ये मयूर जीनियस कर माशाल्लाह जी, बिल्कुल ये ठीक है। प्लस वर्क डन अगेंस्ट, जब इसका मतलब है जिस तरह से डिस्क्राइब हुआ है उस तरह से हो रहा है कि ये इसको फिर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स का लिखा गया है और फ्रिक्शनल फोर्स ने एक्चुअली वर्क नहीं किया तो उसको नेगेटिव डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव से, देखिए मेरी बात सुने, पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूजन होती है ना, तो इसका सादा सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं यहाँ लिखता हूँ फिर मिटा दूंगा क्योंकि वो ज़ाहिर हमारे नोट्स का हिस्सा नहीं होगा। फर्ज करें एक बंदा है ए और ये बी है। ए ने बी को 100 रुपए दिए, ए ने बी को क्या दिए? 100 रुपए दिए। अब डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा हुआ है मनी गिवन बाय ए टू बी, तो वो आप उसकी एंट्री करेंगे +100। और अगर लिखा हुआ हो मनी गिवन बाय बी टू ए, आप उसकी एंट्री करेंगे -100। उस माइनस का सिर्फ ये मतलब होता है कि जिस तरह सिचुएशन डिस्क्राइब हुई है उसके ऑपोजिट हो रहा है। अब वर्क डन बाय द, यहां जो लिखा हुआ आ रहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखिए जो ग्रीन टर्न हो रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, एक्चुअली तो फ्रिक्शनल फोर्स ने वर्क नहीं किया, तो जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ है इसलिए नेगेटिव आपने लगाया। तो मगर जब आप यहाँ पर अगेंस्ट का लफ्ज बोल देते हैं, यहाँ पर जब आप अगेंस्ट का लफ्ज बोल देते हैं तो फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक हो जाता है। ओके, तो यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि जैसा वर्क डन बाय टेंशन द स्ट्रिंग जो है वो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन हर केस में जरूरी तो नहीं है, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग वो तो हम नहीं लिखेंगे फ्रिक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स बस। नहीं वो अभी उस तरफ आएंगे यार हम। वो पता है कि वो चैप्टर के एंड की बात है, जब हम कन्वर्शन ऑफ एनर्जीज का डिस्कशन करेंगे तो हम उस वक्त उस तरफ आएंगे। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? आप बिल्कुल सही लाइनों पे कह रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। आप बिल्कुल एक मतलब सही तरफ से एक सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हो रहा है कि हमेशा ऐसे होगा कि यानी कि वर्क डन बाय द टेंशन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। नो इट विल नेवर अनलेस एंड अनटिल द स्पीड इज कांस्टेंट, तब आपकी बात दुरुस्त है। अगर इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, if the speed is increasing, then you will say that the work done by the tension is partly converted into work done against friction plus it is converting into kinetic energy। मैं देखो ये बातें अभी नहीं करना चाहता था, फिर इस तरह लेक्चर बेटा इरेटिक हो जाता है, एकदम किसी और तरफ निकल जाता है। हाँ, और मुझे फिर सारे लोग कहते हैं कि जी आप पढ़ाते पढ़ाते एकदम आपकी विंडो के यूं आप खोल देते हैं तो उधर निकल जाते हैं, इसलिए फिर इन्हीं कामों की वजह से बदनाम है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा अब ये देखें, एक बंदा है ब्लू में, मैंने एक बंदा दिखाया। ब्लू में क्या है? एक बंदा है और ये देखें ये एक ब्लॉक है, वो इसको रस्सी से घसीट रहा है। इसमें मसला ये है कि जो फोर्स वो बंदा लगा रहा है, रस्सी पूछें कौन सी है? ये जो चीज है ना, ये जो ब्लू में ग्रीन में टर्न हुई है, ये रस्सी है। और इसी रस्सी के अंदर जो है वो एफ फोर्स लग रहा है तो वो टेंशन है, लेकिन मैं इसको फिलहाल जो है उसको उसमें ही रहने देता हूं, मतलब एफ के नाम से रख। अब आप ये चीज देखें कि इस बंदे ने जो फोर्स लगाया है वो सारे का सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, जिसे मैं बहुत सारे एरोज वाले वेक्टर से जाहिर कर रहा हूं। ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? जी F cos थीटा सर। शाबाश। आप देखिए जो वर्क पूछे किसने किया है, वो एफ कॉस थीटा ने वर्क किया है। फोर्स के उस कंपोनेंट ने किया है, फोर्स के उस कंपोनेंट ने किया है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स के उस कंपोनेंट ने किया है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो यहां आ जाएगा जी एफ कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस। जी मैं सुन रहा हूं जी। दानिया पेज नीचे कर जी मिल गई सर अगर वो हमें R की डिस्प्लेसमेंट मांगता
या ऊपर कर रहा था तो हम वर्टिकल लेते मतलब जी, लेकिन आपको पता है कि ब्लॉक ने तो आर की डायरेक्शन में ट्रेवल किया ही नहीं बेटा। जो ब्लॉक तो जी ठीक पक्का पता नजर आ रहा है कि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। है ये सर। ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो बात कंफर्म है। ठीक है जी सर। अब देखें आर एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, इसमें किस किसने वर्क डन नहीं किया? आर ने वर्क डन नहीं किया, एमजी ने नहीं किया, और इवन एफ साइन थीटा ने नहीं किया। एफ साइन थीटा ने भी वर्क नहीं किया। ठीक है, अच्छा बेटा आपने माइक ऑफ कर दें, हल्की हल्की हिजिंग साउंड आना शुरू हो गई है। जी अच्छा जी, अब आप देखें कि यार वर्क डन, इफ फोर्स इज चेंजिंग, अगर फोर्स चेंज हो रहा हो, फर्ज करो एक बंदा है वो इस ब्लॉक को यहां से घसीटते हुए इधर लेकर आया, इधर मूव करते हुए उसको इधर तक ले आया, लेकिन उस दौरान जो फोर्स लगा रहा था वो चेंज हो रहा था। कभी वो फोर्स इंक्रीज कर रहा हो या कभी वो फोर्स डिक्रीज कर रहा हो। तो मैं यहाँ क्या करूं? इस जगह में ये जो खाली खाना छुटा हुआ है, ये जहां पर ये कर्सर मूव कर रहा है, ग्रीन कर्सर, ग्रीन एरो मूव कर रहा है, इस जगह क्या फुट करूं? कैसे वर्क डन कैलकुलेट करूं? वर्क डन तो चलो यहां तो मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लिख दिया जो ये ग्रीन टर्न हो रही है, लेकिन इस ब्रैकेट में जहां फोर्स की जगह यहां क्या पुट करूं? जी कोई मुझे बताए कि क्या करूं? सर मैक्सिमम चेंज इन फोर्स। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि वर्क डन सर नहीं, रिजल्टेंट फोर्स आप डालेंगे। वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के साथ सर सर अगर आप चेंज हुई जा रही है resultant तो force फिर डालेंगे। रिजल्टेंट एक स्पेसिफिक तो नहीं होगी ना, कभी कोई रिजल्टेंट नहीं होगी नहीं, कभी कोई देखो होगी। देखो देखो, एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर डाली है ना, तो जिसके जरिए वो एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्स्ट्रा फोर्स प्लस एफ इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से। एक्स्ट्रा फोर्स अगर इंक्रीज हो रही है तो एकदम से डिक्रीज भी तो हो रही है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। इंक्रीजिंग और बेटा if I can calculate then I should use average force over here. हाँ, It should be an average force. It should not be the resultant force. It should not be difference in the initial or final force. It should be average force. ठीक है कि नहीं? ये याद रखें। बल्कि ये एक छोटा सा असूल है, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। अगर A इज इक्वल टू बी सी हो, अगर A कोई क्वांटिटी, कोई सिर्फ वर्क डन की बात नहीं कर रहा, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे मैथमेटिक्स की किसी की भी बात कर रहा हूं, यूनिवर्सली ट्रू बात है कि अगर B अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है तो यहां पर आप एवरेज B डालेंगे। अगर B अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है तो आप यहां क्या वैल्यूज पुट करेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ B पुट करेंगे। इसका मतलब है कि आप चेंज वो क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू यूज करेंगे। ये एक यूनिवर्सली बात ट्रू है, जो मैंने बात आपको कह दी, ये बात हमेशा सच रहेगी, ये कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलें जी, ये क्या लिखा है मैंने? सर आप कोई ऐसा सिनेरियो बता सकते हैं जिसमें बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू बदलती रहती है? बहुत सारे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ही बदलते, सारी एग्जाम्पलें ऐसी हैं। मैं तुम्हें भी, चलो अभी ये एग्जाम्पल जो 5वें पॉइंट में आ रही है ये वही है। अब आप मुझे बताओ, आपको कोई कहता है कि यार इस टेबल को धक्का देके उधर पूरे कॉरिडोर से धक्का देके दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपको पता ना बिगना उसका ये एक विंग है और दूसरा विंग है। आपको कोई कहता है कि यार इस कॉरिडोर में से इस टेबल को धक्का देकर दूसरे विंग में लेके जाओ, तो आपको पता है आप कभी भी कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाएंगे। आप उस टेबल को धक्का लगाते हुए कभी ज्यादा जोर का धक्का लगाएंगे, कभी हंसता लगाएंगे, आप डिफरेंट फोर्सेस लगाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक कांस्टेंट फोर्स मुसलसल एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक लगा सकें। बड़ा रेयर हो कही है ना, बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा। अब आपके सामने ये देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें वो ये बता रहा है कि ये ब्लॉक मूव करके गया है लेफ्ट से राइट। ब्लॉक क्या करके गया है? लेफ्ट से राइट मूव करके गया है। ये वो सरफेस है जिसके ऊपर वो स्लाइड करता चला जा रहा है, मगर उसका फोर्स चेंज हो, उसने डेल्टा x1 तक, जब डिस्टेंस डेल्टा x1 था उसने फोर्स लगाया F1, और जब उसने डिस्टेंस डेल्टा x2 था उसमें उसने फोर्स लगाया F2, और फिर डिस्टेंस x3 था उसमें आपने फोर्स लगाया F3, फिर डेल्टा x4 में उसने डिस्टेंस लगाया F4,
फिर डेल्टा x5 में उसने डिस्टेंस फोर्स लगाया F5, तो जो उसका वर्क डन होगा, अगर आप उस वर्क डन को ट्रूली कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F1 इंटू डेल्टा x1 प्लस F2 इंटू डेल्टा x2 प्लस F3 इंटू डेल्टा x3 प्लस F4 इंटू डेल्टा x4 करना पड़ेगा, प्लस F5 इंटू डेल्टा x5 करना पड़ेगा। आपको वो सारे वर्क डन इंडिविजुअली कैलकुलेट करने पड़ेंगे अगर आप सर, एक एक साथ एवरेज नहीं कर वैल्यू सकते? एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जी एक साथ नहीं कर सकते ऑल द डिस्टेंस इनटू सारी फोर्स मिला नहीं के? कर सकते, मुश्किल है, ठीक है सर। मुश्किल है। और देखो ये बिल्कुल, चलो मैं और मिसाल दूंगा फिर बात कहीं और निकल जाएगी। तो देखें, अब देखें ये वो पहला वर्क डन है, ये वाला जो एरिया ये क्या है, ये वो वाला वर्क डन है जो शुरू में किया गया। कौन से वाला? ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये दूसरा वर्क डन है जो डेल्टा x2 में किया गया, और ये वाला वर्क डन कौन सा है? ये डेल्टा x3 में किया गया है, और फिर उसके बाद ये वर्क डन है जो फोर्थ पॉइंट पे फोर्थ इंटरवल में किया गया है, और उसके बाद ये देखें ये वर्क डन है। तो इसका मतलब है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is equal to वर्क डन। कोई मुझे बताए इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी। नो सर। नो सर। और आपको पता है कि जरूरी तो नहीं कि उस डेल्टा x1 के अंदर भी फोर्स कांस्टेंट हो। ये भी जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइजली उस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है। मुमकिन है फोर्स बड़ी फाइनर किस्म की वेरिएशन रख रहा हो, फोर्स जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा हो, और वो इस तरह से हो, फोर्स इस तरह का हो। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस हम फिर क्या करेंगे, हम इस सारे एरिया को अंडर द कर्व जो है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है कि नहीं? उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से जो एरिया हम डिलीट करेंगे वो ये वाला है। ये जो ऊपर आओ हो, ये पूरा कर्व ही उड़ गया। असल में ये जो, एक मिनट ठहरें सर, वो बैक कैलकुलेट तो बाद में। जी बिल्कुल, शाबाश। जब इस तरह के काम टेक्नोलॉजी के यूज के आते हैं तो फिर मैं कहता हूँ वाह गोरियां दी, यानी गोरों की क्या बात, हर मसले का हल निकाला हुआ है। अच्छा जी, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में ये जो एरिया है ये किसके बराबर है? वर्क डन के। ठीक है, क्या बात है। अच्छा जी, अब आप यार ये चीज देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ चीजें होती हैं वो ये देखें, इसी चीज को, अब ये चीज, इसी सारी बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये निशान पता है ना आपको क्या होता है? ये निशान क्या होता है बेटा? नो सर, नहीं पता। ये निशान सम के लिए होता है। ये निशान किसके लिए होता है? सम के लिए होता है। समेशन, सम जमा करना, यानी हर तरह के फोर्स और हर तरह की डिस्प्लेसमेंट। यूं जब आप लिख देंगे, ये आपके सामने लिखा आया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी सर। यहां नहीं लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है मेरा कनेक्शन एकदम जो है ना वो लूज हो गया। सर, आपने कोई आधी जी, बात की थी कि वो कर्व के ऊपर जो एरिया है उसका क्या करना है हमें? उसको डिलीट कर देंगे ना, उसको हटा देंगे ना, पर ज़ाहिर है वो तो नहीं होगा ना, दैट विल नॉट बी द पार्ट। वही ये सर जो कहते हैं। निशान है ना, समेशन का निशान, ये निशान किसका है? समेशन का निशान। अब आप ये चीज देखो कि इसी चीज को अलग, अच्छा देखिए ये निशान आपसे कैम्ब्रिज फिजिक्स के पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब आप मेहनत करके एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जरा सी एक बात फालतू पता करने से अगर एक एवेन्यू खुल जाता है तो वो बेहतर है।
पता। इसी तरह से इसी चीज को इंटीग्रेशन में इस तरह से लिखते हैं। ये चीज भी कैम्ब्रिज के फिजिक्स के कोर्स में नहीं है, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स लेते हैं उनको पता है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा वर्क डन आएगा। ये चीजें दो मैंने आपको फालतू बता दी जो आपके किसी टाइम काम आएंगी, तो आप उस वक्त शुक्र करेंगे कि सर ने ये बात बताई थी कि इंटीग्रेशन यानी जब भी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे या ये समेशन सीरीज के साथ निकालेंगे तो हमेशा ये वर्क डन आएगा। ये हमारा आज का ये जो 2 पॉइंट जो मैंने टिक के साथ लिखे हैं ये हमारे कैम्ब्रिज के फिजिक्स के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ये नोटेशन यूजफुल है, बहुत सर ये हेल्प करती हैं। मतलब तो इस इक्वेशन जी जी क्या बोल रहे हैं क्या? सर इस इक्वेशन में डेल्टा के क्या मायने? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स की यानी डिस्टेंस के छोटे छोटे यूनिट्स, यानी अगर आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये चीज भी डेल्टा एक्स है, इतना डिस्टेंस, फिर ये डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। और सर उसके नीचे जो dx लिखा है वो क्या है? वो भी इसी को कहते हैं, जब ये डेल्टा एक्स और छोटा हो जाए तो dx कहलाता है। जब ये और ये समेशन के निशान के नीचे जो f जैसा निशान है वो क्या ये एस एस ये एस है, ये एस एस एलोंगेटेड एस है, सम का एस है यार ये। अच्छा ये भी समेशन का ही निशान है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये छोटी सी बात है, बाद में तुम किसी जगह ये कोर्स पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे सामने वो फोर्स की एक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके जब वर्क डन निकालेंगे तो तुम्हें पता होगा हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी, लिंक कर लेना। वरना हर चीज की बंदे को अलग-अलग ट्यूशनें लेनी पड़ती हैं, अलग-अलग कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, और बात वो बड़ी सादी सी होती है, छोटी सी होती है। जब आप एक पहाड़ी पर चढ़कर एक मुकाम पर पहुंच गए तो थोड़ा सा 2 कदम आगे चलकर और जरा देख लेने में कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कि बंदा के ओहो ये तो सिलेबस में नहीं है मैंने नहीं पढ़ना, लेकिन नहीं, वो एक छोटी सी बात फालतू पता चल जाने से आगे एक पूरा फिक्र का समझ का जहान खुल रहा होता है बंदे के सामने। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये जो बच्चे डिस्टिंक्शनें लेते हैं इनकी नॉर्मल बच्चों से क्या फर्क होता है? जरा सा ही ज्यादा नॉलेज होता है, बस वो जरा सा ही ज्यादा डिस्टिंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं जी, ये पॉइंट नंबर 6 क्या है जी? व्हाट इज पॉइंट नंबर 6 जनाब जी? वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट, वर्क डन बाय और वर्क डन अगेंस्ट। देखें ये प्लेनेट अर्थ, अगर कोई बॉडी प्लेनेट अर्थ से यहां से दूर गई है, इस तरफ को गई है, या यहां से यहां गई है, या यहां से यहां गई है, या इस तरफ गई है, प्लेनेट अर्थ से जो भी दूर हो रहा है, जो भी प्लेनेट अर्थ से दूर हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में दूर हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में दूर हो रहा है, भले इस तरह करके दूर हो रहा है, यानी परफेक्ट स्ट्रेट पाथ में नहीं मगर दूर हो रहा है, ये सब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। जी ये सब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है बेटा, ये सब क्या हो रहा है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। मुझे बताएं, प्लेनेट अर्थ से अगर आप दूर होंगे, किसी भी तरीके से दूर होंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, या जहाज पे बैठकर ऊपर उड़ रहे हैं, या रॉकेट पे बैठ के दूर जा रहे हैं प्लेनेट अर्थ से, किसी भी तरीके से प्लेनेट अर्थ से दूर हो रहे हैं, वो सब के सब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो सब के सब ग्रेविटी। आपको सीढ़ियां चढ़ना इसीलिए मुश्किल लगता है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए लगानी पड़ती है, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। किसी भी तरीके से प्लेनेट अर्थ से दूर हो रहे हैं तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, और किसी भी तरीके से प्लेनेट अर्थ के करीब आ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, पैराशूट से जंप लगाकर नीचे गिर रहे हैं, या कोई मीटियोर प्लेनेट की तरफ आ रहा है, तो वो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा। ये क्या होगा जी? वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी। बेटा सीढ़ियां चढ़ना इसलिए मुश्किल है दैट यू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और सीढ़ियां उतरना इसलिए आसान है दैट ग्रेविटी डज वर्क ऑन यू।
सीढ़ियां उतरना इसलिए आसान है दैट ग्रेविटी डज वर्क ऑन यू, और सीढ़ियां चढ़ना इसलिए मुश्किल है दैट यू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है जी? नो सर। अच्छा, एक sir. बात याद रख कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी जनरली किस में कन्वर्ट होता है? मतलब हर दफा नहीं, लेकिन जनरली। हाँ जी, बताएं जी। क्या पूछा सवाल आपने? मैंने कहा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस में कन्वर्ट होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी किस में कन्वर्ट होता सर अगेंस्ट ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा, और है? बाय ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी में हो जाना चाहिए। शाबाश शाबाश बेटा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज। ग्रेविटेशनल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, और ये बात हमेशा है। इसको मैं उर्दू में लिखता हूं, हमेशा, यानी ये चीज हमेशा ट्रू होगी, हमेशा ऐसा ही होगा। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी किस में कन्वर्ट होता है जी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी में। मगर इसके साथ मैं उर्दू में लिखूंगा अमूमन, यानी हर दफा नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो अमूमन उसकी वर्क डन बाय द ग्रेविटी अमूमन यानी कभी ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हर दफा ऐसा ट्रू नहीं है। जिस तरह पैराशूट खुला हुआ हो और आप नीचे गिर रहे हो, तो फिर आपका वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जा रहा होता है। ये बात समझ सुनी है मेरी? मैंने क्या कहा है? अगर आप पैराशूट खोलकर नीचे गिर रहे हैं और आप टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर आपका जो, जब आप नीचे गिर रहे हैं तो आप वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो रहा है, आप पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहे हैं, मगर चूंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रही। फिर किधर जा रही है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस? वो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कर रहा है। इसका मतलब है कि जब आप नीचे गिरते हैं, व्हेन ग्रेविटी डज वर्क ऑन यू, अमूमन होता है मेजॉरिटी ऑफ ओकेजन्स it gets converted into kinetic energy, but not always. When there is a significant air resistance, then you have to think otherwise. लेकिन ये जो बात जिसके साथ मैंने उर्दू में ग्रीन कलर में हमेशा लिखा हुआ है, ये तो हमेशा ही ट्रू है, ये बात गलत नहीं होती। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सर ये जो आपने बताया रेयर केस ये तब अप्लाई होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग जैसा काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ाया था, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं होती है। जब सिग्निफिकेंट जिसमें आप एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं उसमें तो जाहिर है स्पीड इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो है क्या कहते हैं, वर्क डन। अच्छा, और एक बात याद रखें, वर्क डन बाय द ग्रेविटी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहना और वर्क डन बाय द ग्रेविटी एक ही बात है, ठीक है ना? लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा मैं इसको साफ करके लिख दूं। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है उसके अंदर अगर आप मीटियर की जो एग्जांपल आपने दी थी, तो उसके अंदर तो जो थोड़ी सी एनर्जी होती है वो तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे देखे ना, लेकिन इसीलिए तो यार मैंने अमूमन का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखो ना, उसमें मैंने देखो हमेशा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अमूमन का मतलब होता है आम तौर पर, ज्यादातर, लेकिन हर दफा नहीं, ठीक है? अच्छा जी, वर्क डन अगेंस्ट और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। जी, वर्क डन अगेंस्ट और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें भी यही बात है। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है और आप इस पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब ला रहे हैं, तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट।
साथ वो बेटा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, वर्क डन अगेंस्ट लाइट में, वर्क वो अगेंस्ट साउंड में, बहुत सारे उसकी कन्वर्शन हो सकती है। वो फिर देखो ना, जिस तरह आबशार जब नीचे गिर रही होती है, वाटरफॉल में से ऑफशोर आ रहा होता है, उसका मतलब है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब मीटेओर नीचे आता है तो वो जलकर खाक हो जाता है, तो उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। पैराशूट जब नीचे गिर रहा होता है तो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है कि नहीं। और जब मेटेओर नीचे गिरते हुए लाइट एमिट करता है, ज़रा वो गर्म होता है, जलना शुरू करता है, तो लाइट एमिट करता है, उसमें लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, बीपी हो रही होती है। ये मुख्तलिफ। अब ये देखें, आप ये चीज देखें कि इस चार्ज को, छोटे क्यू को आप बड़े क्यू की तरफ ला रहे हैं, इसे कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को अवे लेके जा रहे हैं तो ये भी आप वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। और एक नेगेटिव चार्ज के करीब आ रहा है तो ये भी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर फर्ज करें कि एक नेगेटिव चार्ज सेंटर में बैठा हुआ है और आप एक पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जा रहे हैं, ये भी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे के सारे, ये सारे चारों एग्जांपल्स वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं। और इन सारों में वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? और ये हमेशा ही होगा, ये हमेशा ही ऐसा होगा, ये बात सर कभी पता भी ना कैसे गलत लगा, होगी। जी पता कैसे लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन है? हम पैटर्न के देखिए, आप मुझे बताएं कि ये, मुझे पहले बताओ एग्जांपल 1 में क्या दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे? वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है आप सर। मुझे बताएं ना, ये छोटा क्यू जो है, ये मैं इसकी पहले की बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये इनके दरमियान ऐसा नहीं है जैसे कोई अनसीन मैजिकल स्प्रिंग हो। आपको जी जोर सर, लगाना पड़ेगा, तब वैसे तो उसके करीब नहीं आएगा। जी सर समझ आ गया ऐसा सर। है कि नहीं? ठीक है ना। तो आप जी सर, वर्क, ये मतलब बगैर वर्क डन के तो ये नेगेटिव सर मैं नेगेटिव सवाल के पूछूं? करीब नहीं आएगा। आपको वर्क करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव से अवे नहीं जाना पड़ेगा, आपको घसीटना पड़ेगा, दूर ले जाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। सर सर मैं ये सुन क्या रहा हूँ बेटा। रियलिटी में असल में पॉसिबल है भी कि दो सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे के करीब हैं, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल नहीं करते एक दूसरे को? नहीं तो आते तो हैं, मिसाल में फोर्स देता वाले हूँ। तो आ अब फिर जाएंगे। बात पता है किधर से किधर चली जाएगी, लेकिन चलो अब तुमने बात ठीक की है, तो बस सुनो। नहीं 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 सर, आप प्लीज मत इतना करें। मैं समझ गया, कभी कभार हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो रिपेल करते हैं। ओके सर। फ्यूजन में होता है, फ्यूजन में जब आपको पता है, जब फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, उसमें आपको पता है गैसियस टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और दो एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल ड्यू टू एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी गिवन टू देम इनिशियली, दे कैन ओवरकम दैट रिपल्सिव फोर्स एंड कम टुगेदर एंड फ्यूज। उसमें वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होता सर ठीक है। जब ज्यादा स्पीड से भी एक दूसरे के करीब लेकर जाएं तो तब भी हो सकता है ना? जी बिल्कुल, वर्क डन अगेंस्ट उसमें होगा, क्योंकि वो रिपल्शन को ओवरकम कर देते हैं। अब देखें यहां पर ये जो केस है पांचवा, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव उसकी तरफ मूव करता है। हम अब ये हम तो नहीं कर रहे, नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद पॉजिटिव की तरफ गया, हमने नहीं उसको चेंज लेकर के। इसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज था और ये छोटा पॉजिटिव चार्ज था, ये उससे अवे मूव कर रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है पीछे से, परे हटो मेरे। इन सारों में पूछो क्या होगा? इन सारों में आपने वर्क डन नहीं वर्क किया। डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जी शाबाश शाबाश। इन सारों में क्या कहेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। और जनरली ये किस में कन्वर्ट होता है?
अमूमन ये किस में कन्वर्ट होता है? kinetic energy. जी बिल्कुल। इज कन्वर्टेड टू, अच्छा ये इसके अमूमन की इंग्लिश क्या है? अमूमन Mostly. की इंग्लिश यूजुअली, और हमेशा की इंग्लिश क्या है? ऑलवेज। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्शन तो हमेशा ही होगी लाजमी। मुझे बताएं बेटा, आपको वर्क डन बाय और वर्क डन अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हो गया। अब इधर देखें, इसी को ना मैं यहां पर इस छोटी सी जगह पर जो मेरे पास रह गई है पॉइंट नंबर 7 से पहले उसमें मैं इसको जो बात अभी करने लगा हूं, हाँ जी वो यहीं पर ही मैं उसको इंसर्ट करता हूं। ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये इसकी भी 4 हालतें। फर्ज करेंगे 20 सेंटीमीटर इसकी नेचुरल लेंथ थी, फर्ज करें कि इसकी 4 हालतें हैं और आप ये 20 सेंटीमीटर की नेचुरल लेंथ, आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं, आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो आप यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट इलास्टिक इन अ फोर्स। आप जब इसे कंप्रेस कर रहे हैं आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और आपकी ये कोशिश इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपकी ये कोशिश किस में कन्वर्ट हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और आप इसे खींच के लंबा कर रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ना स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहता है ना ही स्प्रिंग एक्सटेंड होना चाहता है। आपने उसे कंप्रेस किया, यू डिड वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स एंड द वर्क दैट यू डिड बिकेम कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपने स्प्रिंग को खींच के लंबा किया तो भी उसको आपने उसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लंबा किया, तो वो भी अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसमें। इसमें बोथ वेज होती है। और फर्ज करें कि ये देखें, ये दीवार के साथ एक स्प्रिंग बंधा हुआ था, यूं था, और एक ब्लॉक के साथ अटैच था। आपने इसको खींच के यूं लंबा किया और फिर छोड़ दिया। अब क्या होगा? ये ब्लॉक वापस जा रहा है, अपनी नेचुरल स्प्रिंग की तरफ जा रहा है, नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा है। इस केस में पूछें क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? जी सर सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ खुद ब खुद मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सर सर वर्क डन बाय वर्क डन बाय द इलास्टिक। जी ये होगा वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, ये होगा वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, ये होगा वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, और ये अमूमन किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है कि नहीं? और सर, ये जब उसको उसमें, जी मैं सुन रहा हूँ। तो जब हम इसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी लेंथ छोटी करते हैं, तब उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही होती है। जी बिल्कुल, जब आप उसको कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें, दोनों सूरतों में आप उसको उसकी नेचुरल लेंथ से विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ये भी जरूरी है, ये बात कहना जरूरी है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ये नहीं है कि वो परमानेंटली डी शेप हो जाए, फिर ये बहस बेकार हो जाएगी। ये जो बात हम कर रहे हैं, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन के विद इन इलास्टिक लिमिट्स आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, या आप उसको विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको खींच के लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों सूरतों में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये होगा वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स को लोग कभी भी डायरेक्ट इलास्टिक नहीं कहते, कहते हैं इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो बॉडी को की शेप को रेस्टोर करने की कोशिश करता है। जो स्प्रिंग आपकी कंप्रेशन या एक्सटेंशन के अगेंस्ट फोर्स डेवलप करता है, वो इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। खाली इलास्टिक फोर्स की टर्म नहीं बोली जाती फिजिक्स में, मैंने बोली आपके सामने सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है कि नहीं? जी मैं सुन रहा हूँ। सर काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ एक केस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे? जी मैं अब चौथा बना देता हूँ, 4 केसेस में। ये देखो, ये बना देता हूँ,
ये उसकी मेन पोजीशन है, और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और ये वापस जा रहा है, तो स्प्रिंग इसमें भी यही हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा, यहां पर बेटा हम अपनी गुफ्तगू को रोक देते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी 7th पॉइंट, जब आपने बीच में क्वेश्चन किया था, तो हम यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर